नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने पास में है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी। ठीक है, हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि बात करें कैरोलस लीनियस के बारे में, तो लीनियस को जो है वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहते हैं। कौन सी विज्ञान का? वर्गीकरण विज्ञान का पिता। पहला तो यही क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन है भैया? लीनियस है। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे भैया? लीनियस ने आपको दी थी द्विजगत प्रणाली। कौन सी प्रणाली दी थी? द्विजगत प्रणाली दी थी। उसके बाद में ध्यान रखेंगे आप कि लीनियस जो है, इन्हें आप जो है इसलिए और जानते हो क्योंकि इन्होंने आपको द्विनाम पद्धति भी दी थी। कौन सी पद्धति दी थी भाई? द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, इसके बाद में और बात करें तो लीनियस की 2 पुस्तकें जो हैं वो बड़ी ही मशहूर हैं, उनसे आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली पुस्तक है, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। कौन सी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरे। में इधर नाम लिखता हूं, सिस्टेमा नेचुरे। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है वर्गीकरण के बारे में बताया है। वहीं इनकी दूसरी पुस्तक जो है उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम। मैंने आपको अभी अभी कहा कि इन्होंने जो है आपको एक वर्गीकरण प्रणाली भी दी थी, जो है द्विजगत प्रणाली। और उस द्विजगत प्रणाली के बारे में इन्होंने किसमें बताया है आपको? इसको बताया आपको स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक के अंदर। ठीक, तो ये हो गई लीनियस। इसके बाद में आते हैं आर.एच. व्हीटेकर। देखिए, आर.एच. व्हीटेकर जो है भैया, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है वो किसने दी थी? आर.एच. व्हीटेकर ने दी थी। फिर हम बात करते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु जो है, इन्हें आप किस लिए जानते हो? इन्हें आप जानते हो जीव विज्ञान के पिता। किसके? बायोलॉजी के। बायोलॉजी के पिता कौन है भाई? ये है आपके अरस्तु। साथ में ही जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के फादर भी कौन है? अरस्तु हैं। फिर बात करते हैं थियोफ्रेस्टस के बारे में। तो थियोफ्रेस्टस को आप किस लिए जानते हो? आपका जो वनस्पति विज्ञान है, बोटनी है, बोटनी के जनक कौन है? बोटनी के जनक हैं आपके थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है बेटा, इनकी भी एक पुस्तक बहुत प्रचलित है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, द्विनाम पद्धति के जनक कौन हैं? तो देखो, द्विनाम पद्धति जो है उसके जनक की बात अभी अभी अपन ने कर ली है। कौन है? कैरोलस लीनियस। आपको क्या ध्यान रखना है भैया? द्विनाम में पहला नाम किसका होता है? वंश का। दूसरा नाम किसका होता है भाई? जाति का होता है। ठीक है, पहला नाम किसका? वंश का। दूसरा नाम किसका? जाति का। कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? लैटिन भाषा में ये शब्द लिखे जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है बेटा, ये थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं या इनको अंडरलाइन किया जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं डार्विन के बारे में। भैया, डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और वहीं इन्होंने आपको एक बहुत ही शानदार जो है नई स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। उसका भी संबंध किससे भैया? डार्विन से है। और फिर अपन बात करें लेमार्क के बारे में। लेमार्क जो है, इन्होंने लेमार्कवाद दिया था, और हालांकि इनका लेमार्कवाद बाद में जो है वो खारिज कर दिया गया। फिर बात करते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल को आप क्या कहते हो भैया? जेनेटिक्स के जनक। किसके जनक हैं? जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, जिसका नाम है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, जंतु जगत जो है इसका सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है बेटा आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आपका आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है मोलस्का। ठीक है, एनेलिडा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है?
एनेलिडा के बारे में आपको ध्यान रखना है भैया। एनेलिडा जो संघ है ये पहला देहगुह्य संघ है। इसी संघ में सबसे पहले आपको खंडी भवन देखने को मिलता है और साथ में ये भी ध्यान रखोगे कि इसमें बंद परिसंचरण होता है। किस प्रकार का परिसंचरण होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। ये ध्यान रखने वाली बात है भैया, बंद परिसंचरण तंत्र। क्यों ध्यान रखने वाली बात है? क्योंकि भैया बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो सामान्यतः किसका है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कोर डेटा का, लेकिन एनेलिडा में भी आपको क्या मिलता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है। साथ में ध्यान रखोगे इसके अंदर आपको क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण से एनेलिडा के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है भैया, लाल रंग होता है रक्त का। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टेमा नेचुरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ये लो भैया, किसने लिखी है? ये लिखी है कैरोलस लीनियस ने। उसके अलावा दो जो हैं ऑप्शन आप पहले ही देख चुके हो, लेमार्क और चार्ल्स डार्विन। उसके अलावा एक ऑप्शन आए हैं जॉन रे। जॉन रे को किस लिए याद रखना है भैया? आपको जाति जो है, जाति के बारे में आपको किसने बताया? क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई होती है कौन? जाति। और ये जाति जो है इसके बारे में आपको किसने बताया है? जॉन रे ने। जाति शब्द की उत्पत्ति या जाति शब्द जो है वो किसने दिया है? जॉन रे ने दिया। फिर आगे चलते हैं कि वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, उभयचर क्या होते हैं? ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हों, जिन्हें दोनों की आवश्यकता हो, जिन्हें प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता हो, वो कहलाते हैं उभयचर। और बेटा ब्रायोफाइटा जो हैं वो इस प्रकार के हैं जिन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की। इसीलिए ब्रायोफाइटा को आप क्या कहते हो? आप कहते हो पादप जगत का या वनस्पति जगत का उभयचर। किसे कहते हो? ब्रायोफाइटा को। वहीं हम बात करें कि भैया पादप जगत का सरीसर्प कौन है, तो क्या बताएंगे? अपन बताएंगे कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं उन्हें पादप जगत का सरीसर्प कहते हैं। फिर मैं बात करूं थेलोफाइटा। बेटा थेलोफाइटा जो है इसमें रखा गया है शैवालों को। किसको रखा गया है? शैवाल। तीन तरह के आपके पास में शैवाल होते हैं, हरे भूरे और लाल शैवाल। तीनों को कहाँ रखा गया है? थेलोफाइटा में रखा गया है। जिनका शरीर जो है वो अच्छे से विभेदित नहीं हो पाया है उन्हें थेलोफाइटा में रखा है। फिर लास्ट में आते हैं आपके पास में जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बेटा इस प्रकार के पादप हैं जिनमें आपको बीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बीज देखने को मिलता है। ये पहले ऐसे पादप हैं जो संवहनीय भी हैं और जिनमें बीज भी होते हैं। टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पादप हैं जिनके पास में संवहन उत्तक तो होते हैं किंतु इनके पास में बीज नहीं बनते। बीज किसके पास बनते हैं? जिम्नोस्पर्म के पास बनते हैं। और बेटा ध्यान रखना है भैया, जिम्नोस्पर्म जो है उसके बीज अनावृत होते हैं, अर्थात ढके हुए नहीं होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिना बीज वाले संवहनी पौधों को क्या कहा जाता है? देखो अभी अभी मैंने कहा कि भैया संवहन पूल तो मिल जाएंगे लेकिन क्या नहीं मिलेगा? बीज नहीं मिलेगा। किसमें? टेरिडोफाइटा के अंदर। या इनके संवहन पूल के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि इनके संवहन उत्तकों में आपको कुछ मिसिंग मिलेगा। क्या मिसिंग मिलेगा? एक तो इनके जाइलम में वाहिका नहीं होगी। किसमें? जाइलम में नहीं होगी बेटा। और दूसरा इनके फ्लोएम में क्या नहीं होगा? सह कोशिकाएं नहीं होंगी। कौन सी कोशिकाएं? सह कोशिकाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेल मछली को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसने लिख के दिया है आपको कि व्हेल मछली के बारे में बताना, लेकिन दिक्कत यह है कि व्हेल मछली नहीं होती है। व्हेल क्या होती है भैया? स्तनधारी होती है। क्या होती है? स्तनधारी होती है। व्हेल जो है वो दूध देती है। व्हेल का बच्चा जो है उसका पोषण दूध से होता है, अपनी माँ के दूध से होता है। इसीलिए व्हेल जो है वो कैसा जीव है? स्तनधारी है। फिर बात कर लेते हैं भाई 5 जगत वर्गीकरण में किस जगत में केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है? तो देखो भैया प्रोकैरियोटिक जीव जितने हैं सारे किसमें हैं? मोनेरा में है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। कैसे हैं?
एक कोशिकीय और साथ में कोशिका कैसी होनी चाहिए, यूकार्योटिक होनी चाहिए भैया। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। फिर कवक कौन से जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई है और जो विषम पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो सारे क्या हैं, कवक हैं। ये कवक जो है ये 5 जगत वर्गीकरण में ही आया है। आपको कवक जगत के बारे में किसने बताया था, व्हीटेकर ने। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली भी किसने दी है, व्हीटेकर ने दी है। फिर एनिमेलिया में आ जाते हैं बेटा, ऐसे जीव जो मांसपेशियों की सहायता से गमन करते हैं, जिनके पास में जो है भोजन का निर्माण करने के लिए कोई भी संरचना नहीं होती है, अर्थात ये विषम पोषी होते हैं, इन्हें आप एनिमेलिया कहते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो अभी अभी अपन ने बात की, मोनेरा जगत जो है इसमें जो जीव होते हैं, मोनेरा जगत में जो जीव होते हैं बेटा, वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। और प्रोकैरियोट में आपको क्या मिलता है भाई, न्यूक्लियोइड मिलता है, नग्न और बिना केंद्रक झिल्ली के डीएनए मिलेगा। ठीक है, नग्न होता है, वर्ताकार होता है और बिना किसी झिल्ली के होता है। इसे आप न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर भी कहते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक और एनाबिना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कोई विशिष्ट संरचना पाई जाती है, वो संरचना कौन सी होती है? चलो ठीक है भैया, हेटेरोसिस्ट नाम की संरचना होती है, जो कि आपको किस में देखने को मिलती है, एनाबिना, नॉन स्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया में। और ये संरचना काम क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। एक और नाम यहाँ पर दे रखा है बेटा, ट्राइकोम। ट्राइकोम बेसिकली जो है वो रोम होते हैं, जो कि आपको देखने को मिलते हैं तने पर, बहुकोशिकीय रोम देखने को मिलते हैं, इन्हें आप ट्राइकोम्स कहते हैं। ये आगे अपन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु अत्यंत कठिन परिस्थितियों में, जैसे बहुत अधिक तापमान, गर्म पानी के झरनों और अत्यधिक खारे पानी में जीवित रह सकते हैं? तो भैया ऐसे जीवाणु जो कि अधिक तापमान पर रहेंगे और खारे पानी में जीवित रहेंगे, कौन से बैक्टीरिया? केवल एक ही बैक्टीरिया के बस की बात है, उसका नाम क्या है, आर्की बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। जब अपन बात करते हैं ना किसकी, पीसीआर की, पीसीआर में अपन एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए एक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम होता है टेक पॉलीमरेज। और ये टेक पॉलीमरेज जो है ये आपको कहां से प्राप्त होता है, ये आपको प्राप्त होता है थर्मस एक्वेटिकस से। किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है। ये थर्मस एक्वेटिकस किसका एग्जाम्पल है, आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस मीथेन के उत्पादन के लिए कौन से आर्की बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, जो पशुओं के पेट में भी पाए जाते हैं? भैया मेथेन गैस का उत्पादन कौन करता है, मेथेनोजेंस करते हैं। कौन करता है, मेथेनोजेंस। हेलोफिल्स किसको कहते हो आप, हेलोफिल्स उनको कहते हो जो कि उच्च पीएच पर क्षारीय माध्यम में जीवित रहने वाले जीवाणु हेलोफिल्स हैं। ऐसे जीवाणु जो उच्च तापमान पर और साथ में निम्न पीएच पर जीवित रहते हैं वो क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स हैं। और साइनोबैक्टीरिया क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे जीवाणुओं को आप क्या कहते हो, साइनोबैक्टीरिया कहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है? भैया सबसे पहले तो प्रोटिस्टा जगत है कौन सा, वह जगत है जिसमें एक कोशिकीय, कैसे जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं और उनकी कोशिका भी कैसी होनी चाहिए, यूकैरियोटिक। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें बैक्टीरिया दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। फिर आ जाओ, देखो यीस्ट एक कोशिकीय होता है लेकिन मशरूम एक कोशिकीय नहीं है। फिर मोल्ड और फर्न, बेटा फर्न जो है वो भी एक कोशिकीय नहीं है, तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया है, क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लेजिलेट्स को और प्रोटोजोआ को रखा गया है। बड़े आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में लाल तरंगे या लाल ज्वर उत्पन्न करने के लिए कौन सा विशेला डाइनोफ्लेजिलेट जिम्मेदार होता है? भैया गोनियोलोक्स। कौन सा होता है, गोनियोलोक्स जिम्मेदार होता है बेटा। प्लाज्मोडियम जो होता है ये आप में एक रोग करता है जिस रोग का नाम है मलेरिया। अमीबा की वजह से आप में एक रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो है परजीवी की वजह से आप में अतिसार नाम का रोग होता है। एक होता है आपके पास में पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है
ये भी एक प्रोटोजोआ है, इसने डाइनोफ्लेजिलेट पूछा था। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, प्रोटोजोआ है, डाइनोफ्लेजिलेट केवल एक यही है। फिर अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं भैया कि युग्लिना में कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन से बनी एक लचीली परत पाई जाती है और उस परत को क्या कहते हैं। देखो कैप्सूल जो है बेटा ये तो पाया जाता है जीवाणुओं में, कवक भित्ति मिलती है कवक में, और कवक की भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। युग्लिना में सेल वॉल के स्थान पर जो प्रोटीन से बनी हुई लचीली परत पाई जाती है उसे अपन कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकी निद्रा रोग नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। देखो यहां पर ट्रेपेनोसोमा जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी निद्रा रोग ट्रेपेनोसोमा नामक मक्खी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद में बात करें एंटअमीबा हिस्टोलिका, इससे मैंने अभी आपको बता दिया भाई अतिसार होता है। फिर लेशमानिया से होता है कालाजार, और प्लाज्मोडियम से होता है आपके पास में मलेरिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इनमें किसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। देखो जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे एकाइनोडर्मेटा के अलावा जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं भैया आर्थ्रोपोडा। तो देखो आर्थ्रोपोडा जो होता है बेटा ये सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। मोलस्का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो है इन दोनों में बेटा आपको खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर रक्त का रंग नीला होता है। कैसा होता है, नीला। किसके कारण से होता है भाई, हीमोसाइनिन के कारण से। हीमोसाइनिन जो होता है उसके अंदर केंद्रीय धातु कौन सी होती है, तो कॉपर होती है। एनेलिडा की बात कर ले तो एनेलिडा में आपके केचुए आते हैं, एनेलिडा में आपको खंडी भवन देखने को मिलता है। एनेलिडा जो है उनके अंदर आपको सबसे पहले जो है सिलोम देखने को मिलती है। इनके अंदर आपको बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। इनके अंदर आपको रक्त का रंग लाल देखने को मिलता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के अंदर केंद्रीय धातु कौन सी है, आयरन है। फिर आपको ध्यान रखना है कि एनेलिडा जो है इनमें हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ होता है, और इसी रक्त प्लाज्मा में घुले हुए हीमोग्लोबिन को आप एरिथ्रोक्रुआनिन भी कहते हो। क्या कहते हो, एरिथ्रोक्रुआनिन। ठीक है ना, ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी। फिर आगे चलते हैं भैया, हृदय की उत्पत्ति। भैया हृदय की उत्पत्ति होती है मीजोडर्मल। कहां से होती है, मीजोडर्मल होती है। इसके अलावा मैं आपसे बात कर लूं कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है परिसंचरण तंत्र के बारे में, हृदय से संबंधित परिसंचरण तंत्र। देखो परिसंचरण तंत्र या तो होगा बंद या होगा खुला। बंद परिसंचरण तंत्र आपको दो जगह मिलेगा, एक तो आपको मिलता है बेटा एनेलिडा में, और दूसरा मिलता है आपको कोर्डेट में। ठीक है, और बाकियों में कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। फिर मैं आपसे बात कर लूं भैया जो है हृदय में कक्ष। हृदय में कक्ष जो है उनकी बात कर लेते हैं। तो हृदय एक कक्षीय, दो कक्षीय, तीन कक्षीय या चार कक्षीय हो सकता है। चार कक्षीय हृदय किस में मिलेगा आपको, एवीज और मेमेलियंस में। तीन कक्षीय किस में मिलता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। दो कक्षीय किस में मिलता है, मछलियों में। और मछली से पहले के जीवों में एक कक्षीय हृदय मिलता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं भाई, निम्न में से स्तनधारी कौन है। देखो भैया प्लेटिपस स्तनधारी है, चमगादड़ स्तनधारी और व्हेल मछली भी स्तनधारी है, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, स्तनधारी हैं। प्लेटिपस जो है ये अंडे भी देता है। क्या देता है, अंडे देने वाला स्तनधारी है। कैसा स्तनधारी है, अंडे देने वाला। फिर मैं बात करता हूँ नीले रंग का रक्त किस में पाया जाता है। ये लो अभी बताया था भैया, मोलस्का के अंदर रक्त कैसा मिलेगा, नीले रंग का। केचुआ एनेलिडा का सदस्य है, उसमें रक्त का रंग कैसा मिलेगा भाई, लाल मिलेगा। मछली के अंदर रक्त का रंग, मछली हो चाहे आपके पास में कोई सा भी वर्टिब्रेट हो, कोर्डेट हो, सभी के अंदर रक्त का रंग कैसा मिलता है, लाल मिलता है। लेकिन मोलस्का में रक्त का रंग कैसा मिलेगा, नीला मिलेगा बेटा। फिर आगे बात करते हैं भाई, मगरमच्छ में हृदय कितने कक्ष का होता है। तो देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने बताया कि एक कक्षीय हृदय
कहाँ मिलेगा आपको? मछलियों से पहले के कोऑर्डिनेट्स में मिलेगा, ठीक है, जैसे पेट्रोमाइजोन हो गया या ब्रेंकियोस्टोमा हो गया। फिर आपको कोई पूछे कि दो कक्षीय हृदय कहाँ मिलेगा? सर मछलियों में मिलेगा। कहाँ पे? मछलियों में। लेकिन मछलियों में डिप्नोई वर्ग की जो मछलियां होती हैं, डिप्नोई वर्ग, बेटा इस डिप्नोई वर्ग में 3 कक्ष वाला हृदय होता है। कितने कक्ष वाला होता है? 3 कक्ष। फिर 3 कक्षीय हृदय कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा एम्फीबियंस में, इसमें मिलेगा एम्फीबियंस में, और साथ में सरीसृप में यानी रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने कक्षीय हृदय मिलेगा? 3 कक्षीय हृदय मिलेगा। आपको पूछा है भैया मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय होगा? तो मगरमच्छ क्या है? सरीसृप है। आप कहोगे 3 होगा, नहीं, जैसे मछलियों में 2 कक्षीय होता है लेकिन डिप्नोई वर्ग की मछलियों में 3 कक्षीय हृदय होता है, ठीक उसी प्रकार से बेटा सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल, इनके अंदर हृदय होता है 4 कक्षीय। कैसा हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। ध्यान रखना है, मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 कक्षीय हृदय होता है। हालांकि इनके हृदय पूर्ण रूप से जो है वो 4 कक्ष में नहीं बट पाते हैं, बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिस छिद्र को फेरामेन पेनिजे कहते हैं, लेकिन वो अलग बात। आपको इतना ध्यान रखना है कि मगरमच्छ और घड़ियाल जो हैं ऐसे सरीसृप हैं जिनमें 4 कक्षीय हृदय हैं। इनके अलावा सभी सरीसृपों में कैसे हृदय हैं बेटा? 3 कक्षीय। मगरमच्छ और घड़ियाल के अलावा 4 कक्षीय हृदय किसमें और मिलेगा? ये आपको मिलेगा पक्षियों में, और साथ में मिलेगा स्तनधारियों में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झूठी मछली कौन सी है? झूठी यानी असत्य मीन कौन सी है बेटा? देखो, डॉग फिश एक वास्तविक मछली है, हेग फिश एक वास्तविक मछली है, इलेक्ट्रिक ईल भी वास्तविक मछली है, लेकिन तारा मछली वास्तविक मछली नहीं है। ये कौन से संघ की है? ये है इकाइनोडर्मेटा की। किसकी है? इकाइनोडर्मेटा की। और मछलियों को तो आप किस में रखते हो भाई? पिसीज वर्ग में रखते हो, ठीक है ना। तो ये किसकी है? तारा मछली इकाइनोडर्मेटा की है, इसीलिए इसे आप क्या कहते हो? झूठी मछली या असत्य मीन कहते हो। फिर बात कर लेते हैं भाई सूडोसिलोमेट होना किसकी विशेषता है? तो देखो, सूडोसिलोमेट होना बेसिकली तो किसकी विशेषता भाई? एस्केलमिंथीज की। पोरीफेरा की विशेषता क्या है? आपको पोरीफेरा की विशेषता क्या मिलेगी बेटा? आपको पोरीफेरा की विशेषता मिलेगी ये सर, पोरीफेरा जो होते हैं ना, ये पोरीफेरा के अंदर आपको पोर्स मिलेंगे, स्पंज के समान होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंज के समान होते हैं। फिर नाइडीरिया की क्या विशेषता है? इनके अंदर आपको दंश कोशिकाएं मिलती हैं। कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं? दंश कोशिकाएं, शिकार पकड़ने के लिए। प्लेटीहेल्मिन्थीज, सर इन्हें सामान्य तौर पर फीताकृमि कहते हैं। क्या कहते हैं? फीताकृमि। इनके अंदर उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं भाई? ज्वाला सेल्स होती हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सूडोसिलोमेट कौन है आपके? एस्केलमिंथीज। फिर बात करते हैं भाई झींगे में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो देखो, झींगे में उत्सर्जन होता है ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है। ग्रीन ग्रंथियों के अलावा गुर्दे की बात करें तो भैया स्तनधारियों में, अरे स्तनधारियों में क्या, कोर्डेट्स के अंदर, सामान्यतः कोर्डेट्स में और उनमें भी स्तनधारियों में क्या मिलेंगे? गुर्दे मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे गुर्दे? भैया गुर्दे मिलेंगे उत्सर्जन के लिए। नेफ्रीडिया के द्वारा आपको कहां पर देखने को मिलेगा उत्सर्जन? ये बेटा आपको देखने को मिलेगा एनेलिडा में। किसमें मिलेगा? एनेलिडा में। ध्यान रखना, केचवा और जोंक दोनों एनेलिडा के सदस्य हैं, और इन दोनों में आपको उत्सर्जन के लिए क्या देखने को मिलता है? नेफ्रीडिया देखने को मिलता है। उसके अलावा मेलपिगियन नलिकाएं किसमें मिलती है भाई? ये मिलती है कीटों में। किसमें मिलती हैं? कीटों में। ध्यान रखना है, मेलपिगियन नलिकाएं किसमें मिलती हैं? कीटों में मिलती हैं। किस लिए? उत्सर्जन के लिए। पहले सनवनी पादप जिनमें बीज नहीं बनता है, ये तो अभी अपन ने बात की। ऐसे पादप कौन से होते हैं भाई? टेरिडोफाइटा होते हैं। इन्हें आप पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं। और ब्रायोफाइटा को आप क्या कहते हो? पादप जगत का उभयचर कहते हो। इनके अंदर निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम कुछ 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं,
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।